Hello and welcome to another episode of Pakistonomy. My name is Uzair Yunus, and if you've been following this podcast, actually ये उर्दू में बात कर रहे हैं, तो अगर आप काफ़ी टाइम से ये पॉडकास्ट में फोकस कर रहे हैं तो आपने कोरोना वायरस के इम्पैक्ट, उसका इकोनॉमिक रेपरकशंस के बारे में काफ़ी सारी गुफ्तगू सुनी होंगी, लेकिन इस बारे में डेटा बहुत कम है। और रिसेंटली डेटा आने लगा है, तो हमें समझ आने लगी है कि इस पेंडेमिक की वजह से लोगों पर, हाउस होल्ड्स पर, खानदानों पर पाकिस्तान में क्या गुजरी है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। मेरे साथ महा रहमान हैं, जो एक डेटा एनालिटिक्स एक्सपर्ट हैं। शी हैज़ अ डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस लुकिंग एट डेटा, एनालाइजिंग डेटा, और उन्होंने एनालिटिक्स विंग भी सेटअप किया था एट सर्प, विच इज़ अ लीडिंग इकोनॉमिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट। लम्स में भी पढ़ाती हैं और करंटली वो डायरेक्टर हैं डेटा लेड पॉलिसी रिफॉर्म्स पे at the Mehboob ul Haq Research Center at LUMS. So she is an expert, and we will use her expertise today to understand के कोरोना वायरस के इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ है। तो महा, पहले तो वेलकम टू पाकिस्तानोमी and thank you for taking out the time. Thank you so much for having me, and thank you for the wonderful conversation you've been putting up for us. Thank you. So let's start in with economic impact of the first wave of coronavirus. Obviously, आजकल एक और वेव पाकिस्तान में चल रही है। ये वेव शुरू हुई लास्ट मार्च, अप्रैल, मई के दौरान, और उस वक्त पाकिस्तान में भी काफ़ी डिबेट हुआ कि लॉकडाउन कर देना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए। एंड में थोड़े हफ्तों के लिए लॉकडाउन हुआ और इकोनॉमी जो है वो काफ़ी स्लो डाउन उसमें देख नज़र आया हमें। उसके साथ साथ महंगाई भी बढ़ती रही पाकिस्तान के अंदर। तो लिसनर्स को पहले आप समझाएं कि आपने जो डेटा असेस किया है, एनालाइज किया है, उसके मुताबिक क्या इम्पैक्ट हुआ कोविड-19 की पहली वेव का और लॉकडाउन का पाकिस्तान की मईशत और बिलखुसूस पाकिस्तान की शहरियों के ऊपर। Thank you so much. That's an excellent question. उसके अंदर I think I'm going to start off with कि हमारे पास बहुत different sources से data शुरू में आने लग गया था। जो immediately in the first wave और second wave जो हमारे पास data आया था वो स्टेट बैंक का आ रहा था, exports, imports, large scale manufacturing, remittances, जो कि जब आपने first wave में उन indicators को देखा तो that wasn't painting a very good picture. But then that identified a need कि हम एक nationally representative survey भी करें कि हमें ये पता लगे कि जो एवरेज इनकम है कंट्री में उस पर कितना इम्पैक्ट हुआ है और जो अनएम्प्लॉयमेंट की शरह है उस पर कितना इम्पैक्ट हुआ है। उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने सर्वेस भी किए, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, डिफरेंट प्रेडिक्शंस, लेकिन उस वक्त एक जरूरत ये फील हुई कि अभी भी और कंसिस्टेंटली हम डेटा कलेक्ट करें ताकि हमें ये पता लगे कि जो मुल्क में आम आदमी की जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट हुआ है और उसने उस पर किस तरह रिकवर किया है, ताकि जब हम इस तरह की पॉलिसीज की बात करते हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन करना है, स्मार्ट लॉकडाउन करना है, किस सेक्टर को सपोर्ट करना है, कितना सपोर्ट करना है, हमने इस प्रोग्राम को कहाँ रोल आउट करना है, तो उन सारी चीजों के लिए ये वाला डेटा बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है। So I would give credit to PBS, which conducted a very large scale exercise. About 23,000 लोगों को उन्होंने सर्वे किया, एंड दिस इज अ नेशनली रिप्रेजेंटेटिव सर्वे। तो ये इससे जो भी हमारे पास कंक्लूजन आते हैं हम ये कह सकते हैं कि दे स्पीक फॉर पाकिस्तान। तो एक आम पाकिस्तानी शहरी की जिंदगी पे क्या असर हुआ है वो क्रेडिबली हमें बता सकते हैं कि दीज आर द नंबर्स और उस पर ये इम्पैक्ट हुआ। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद जो ओवरऑल बेसिक नंबर्स हैं। उसके अंदर हमने ये देखा कि जो एवरेज इनकम है, जो आमदनी है, वो 42% हमारा उसमें डिक्रीज नजर आया हमें फर्स्ट वेव के अंदर। 42% हमें उसमें डिक्रीज नजर आया पहली वेव के अंदर। अब उसके अंदर लॉकडाउन की वजह से भी इम्पैक्ट हो रहा था, लोगों की जॉब जा रही थी, कुछ लोग जो एम्प्लॉयड थे उनकी इनकम कम हो गई थी, बहुत सारे लोगों को फोर्स लीव पे भेज दिया गया था। तो ये सारी डिफरेंट कैटेगरीज बहुत अच्छे तरीके से सर्वे में कैप्चर की। और फिर जब आप इनकम का इम्पैक्ट देखते हैं तो साथ आप ये भी देखना चाहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कितना इम्पैक्ट है। तो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर हमारा जो इम्पैक्ट इस वक्त आ रहा है फर्स्ट वेव के अंदर वो आ रहा है 34%, यानी कि 34% हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इंक्रीज किया है ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव एज कंपेयर टू द प्री पेंडेमिक पॉइंट। अब इसमें मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो सर्वे का डेटा है ये 3 पॉइंट्स पे डेटा कलेक्ट कर रहा है। एक जनवरी टू मार्च, जिस पीरियड को मैं इस कॉन्वर्सेशन में प्री पेंडेमिक पीरियड कहूंगी,
कि कोविड से पहले वाला टाइम। उसके बाद ये अप्रैल से लेके जुलाई तक का डेटा इकट्ठा कर रहा है, जो हमें ये बता रहा है कि फर्स्ट वेव और जो स्मार्ट लॉकडाउन और जो कंप्लीट लॉकडाउन हुआ उसके अंदर क्या इम्पैक्ट हुआ। उसके बाद ये डेटा कलेक्ट कर रहा है अक्टूबर से लेके नवंबर वाले टाइम में, जिसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि जो रिकवरी हुई है वो किस तरह हुई है। और फिर उसके अंदर उस वक्त तक हमारी सेकेंड वेव भी शुरू हो गई थी ऑलमोस्ट। सो अक्टूबर में हमारे नंबर्स पिकअप करना शुरू हुए, नवंबर में इंक्रीज हुए, दिसंबर तक रिपीट। So PBS credit में this was not a phone survey. The rest of the surveys that have been done in the country have been done over the phone. This was an in-person survey. उन्होंने अपने न्यूमरेटर्स फील्ड में भेजे। एंड सो जो ये इम्पैक्ट है 42% इनकम के ऊपर और 34% 34% अनएम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर, ये बहुत एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। एंड फिर इसी को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं और हम ये देखते हैं कि शहरों में और देहातों में किस तरह इसका डिफरेंशियल इम्पैक्ट आपके पास आया है, तो सबसे पहले तो जो अर्बन एरियाज में शहरों में इसका इम्पैक्ट आया है, इनकम के ऊपर इसका 49% यानी कि 49%, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर 42% यानी कि 42% आया है। फिर जब आप देहातों में जाते हैं तो यू हैव पीपल जो एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं एंड दोज हु आर नॉट वर्किंग ऑन द फार्म, जो आपकी नॉन फार्म जॉब्स है। तो उसके अंदर आप ये देखते हैं कि आपकी फार्म इनकम इम्पैक्ट नहीं हुई। उस वक्त जो आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थी उसकी बहुत ज्यादा डिमांड कंट्री में भी थी, और आपने बजाय सोचे समझे उसको एक्सपोर्ट करना भी शुरू किया हुआ था। वो दैट इज एन एंटायर डिबेट कि हम एक्सपोर्ट डिमांड होती भी है तो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, देन दैट हैज अ डिफरेंशियल इम्पैक्ट इन प्राइसेस। लेकिन आपकी जो फार्म के ऊपर आपकी जो इनकम है उस पर सिर्फ 7% इम्पैक्ट हुआ है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे सिर्फ 4%। जबकि देहातों में नॉन फार्म एक्टिविटीज में जो लोग इंगेज हैं उनकी आमदनी पे 47% डिक्रीज देखने को मिला है, 47%, और अनएम्प्लॉयमेंट पे 38% यानी कि 38% आपको डिक्रीज देखने में मिला है। एंड सो ये वाली जो चीज है, ये मीडिया में हेडलाइंस, इसमें इट डिड नॉट मेक हेडलाइंस बिकॉज ये किसी को पता ही नहीं था कि हमने सर्वे किया, हमने नंबर्स देखे, लेकिन जो एक चीज पॉलिसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि a lot of the policy makers and economists kept saying it's an urban shock, urban shock, urban shock. But what about the non-farm people who are employed in our villages? They also faced a very significant shock. And so ये वाली distinction बहुत ज्यादा important है। उसके अलावा अगर आप इसके अंदर कैटेगरीज के अंदर भी जा सकते हैं, and then that gives you an even detailed picture. And then how are people with this? सॉरी टू इंटरप्ट हियर, लेकिन कैटेगरीज में जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग सवाल जो मेरे जहन में आया कि नॉन फार्म रूरल का जो डिक्लाइन है बहुत ज्यादा है, 47%, 38% अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन उसके साथ फार्म के अंदर इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो क्या कोई कॉजेज हैं कि क्यों रूरल इकोनॉमी के अंदर भी जहाँ जो लोग फार्म पे काम करते हैं उनको इम्पैक्ट नहीं पड़ा और जो नॉन फार्म है उनको इम्पैक्ट पड़ा? ये क्यों इस तरह का तजाद हमें नजर आ रहा है? हाँ, सो दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। उसके अंदर क्योंकि जो आपकी फार्म के अंदर डिमांड थी वो उस तरह इम्पैक्ट नहीं हुई, लेकिन जो नॉन फार्म एक्टिविटीज है उसकी डिमांड कि आई मीन यू वर नॉट एम्प्लॉइंग द पीपल, फॉर एग्जांपल जो वहाँ पे रेडी लगा रहे हैं उस तरह रेडियां नहीं लगा रहे थे, जो आपके कारपेंटर्स प्लम्बर्स हैं उस तरह वहाँ काम नहीं कर रहे थे, स्कूल आपके वहाँ बंद हो गए थे। तो जो सारी एक्टिविटीज जो डिफरेंट बाकी डिफरेंट इस तरह की ऑक्यूपेशंस में लोग एम्प्लॉयड थे, वो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से और डिमांड ना होने की वजह से वो एक्टिविटीज बंद हो रही थी। वेराज जब आप खेतों में काम कर रहे हैं तो वो आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कर सकते हैं, उसकी डिमांड भी थी, उसकी सप्लाई चेन भी हमने आफ्टर 2-3 हफ्ते खोल दी। एंड देयर वाज अ ब्रीफ पीरियड, बट देन उसके बाद द ट्रांसपोर्ट वाज अगेन ऑपरेशनल, लेकिन जो वहाँ बाकी जॉब्स थी उनकी डिमांड उस तरह पिकअप नहीं की। और उसकी डिमांड पिकअप करने का ये एक, बिकॉज जब पीपल इस इनकम शॉक को रिस्पॉन्ड कर रहे थे, अब ये ड्यूअल शॉक है, पहले आपका डिमांड पे शॉक आता है, फिर सप्लाई पे, फिर डिमांड पे, फिर सप्लाई पे, cyclical and a dual shock. So one thing leads to another and then another. Now they were responding by lowering the quantity and the quality of food that they were consuming. They were cutting back on their non-food expenditure. They were also running down their savings and doing
a distress. You also जो आपको numbers में देखने मिलता है distress sale of assets. That's about 47%. And so because people were responding in these various ways to the pandemic, so that leads to a cyclical shock that then keeps repeating and impacting the economy and different sectors differentially. Now, this is a huge, significant impact. जिसके numbers should really significantly worry the policymakers. उसके बाद जब आपने देखा कि once the numbers started going down, August, May, September, May, and life, that was again पहले when the numbers increased एकदम से and then peak, that's again a puzzling number. Why did the numbers started going down? And then from July से लेके October तक जो हमारा एक respite हमें मिली, उसमें हमने and the transport picked up and the activity picked up. उसके अंदर हमने ये देखा कि economic activity does pick up. So things do start going back to normal, which is a very, very healthy sign. So this was a V-shaped economic recovery. लेकिन उसमें फिर once you look at the numbers in October and November, तो आपको ये what you look at is कि while the recovery has happened, the recovery until then was incomplete. So your income was still 5.5% below the level that it was in January and March. So जब आप उसे January and March से compare करते हैं, तो income आपकी 5.5% कम थी. इसी तरह your unemployment percentage was also significantly lower. So, and when to translate an unemployment percentage into numbers, that means that 3 million people were unable to recover their jobs. Now, that's a number, just to contextualize that number, हम कहते हैं कि हम हर साल 8 million jobs अगर हम produce करेंगे, तो we will be good and we will be able to keep pace with the economy. But here you have 3 million people who are unable to recover their jobs. And it's not only the fact that these are the number of people who were unable, इसके अलावा लोग थे जो who were employed, but they were earning significantly less than they were pre-pandemic. And so this also has important policy implications. लेकिन इसके अंदर मैं एक चीज हाईलाइट कर दूं कि ये डेटा क्योंकि अक्टूबर और नवंबर में कलेक्ट हुआ है, तो जो फिर हमने उसके बाद लॉकडाउन किया सेकेंड वेव का और अब थर्ड वेव का, वो इम्पैक्ट इसमें कैप्चर नहीं होता. So it's also possible that this recovery was reversed. It's also possible that जो उसके अंदर different, that has a differential impact जो in numbers में that's not being captured. And so there is a need for us to be measuring this consistently, not just as a one-time thing. Because this has important policy implications for SARS, for your sectors, किसको कितनी support देनी है, where are the, who really should be receiving that support. उसके बाद this survey also has excellent data on what was the amount of benefit, who received that benefit, whether that benefit was dispersed through SARS or that benefit was dispersed through some private sources. Now, this was something so very surprising for me. We often talk about and hail the efforts of the SARS program, but especially in urban areas, the amount of private benefit was also considerable. They were private businesses and individuals and philanthropists who were giving money where there had been an income loss or a job loss. And उसके अंदर when we look into एक overall number जब आप देखें, तो अगर आप proportions की बात करें तो 60% of the households, पहले मैं individual level पे बात करी थी, अब अगर मैं household level पे बात करूँ, so out of the people who were interviewed, 60% experienced a loss of income in some sense. But the number of the households that received the benefits was only 20%. So while the benefits were well targeted, कि ठीक है urban areas में भी आपने दिए हैं, rural areas में भी दिए हैं, they were well targeted, but the coverage was a lot less than it should have been. कि उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को वो they were not able to receive the money that they should have received. अब उसके अंदर when you go back to the SARS and what was the amount of money that was allocated और कितनी होनी चाहिए थी, then you talk about कि अच्छा the fund amount, the total money allocated to the fund was not enough to begin with. And then you go into the debate of we need to revise the fiscal contract, how do we generate money for this? Because अगर 60%, 60% are experiencing an income loss और सिर्फ 20% उसमें से benefit उनको मिल रहा है, so that's a considerable difference.
just that needs to be covered up. And so this, I think, has important implications for the SaaS program. But I would want to say that the SaaS program has done an excellent job. It was well targeted. जहाँ पे लॉस ज्यादा था वहां पे ज्यादा proportion of benefits उन्होंने target किए हैं, लेकिन उसका amount बहुत ज्यादा होना चाहिए था. So the government needs to allocate more money to this program. We need to scale up this program. We are not doing enough. And that's an important policy implication. The second important policy implication out of this analysis is कि the jobs जो नहीं recover हो रही, तो जब आप protection की बात करते हैं to employers and to self-employed people, then you need to somehow target that relief to jobs. कि if this is the form of relief that we're giving to employers, they will guarantee an X number of jobs in the next couple of months. So the social protection program needs to be targeted to employers को जा रहा है to jobs in some way. Because if left to the market forces, it's increasing structural unemployment. जो market जिस equilibrium में जाकर settle हो रही है, वो है of a lower average income and increased unemployment. So you cannot leave this to the market forces. You cannot not intervene. You have to intervene. You have to intervene in a data-driven way, and you have to allocate more money to the program and keep collecting this data so that you can actually reach the people who need that amount. Because there are a lot of other nuances that I can talk about, but I'll also make one more point. एक जो और misnomer है कि ठीक है, yes, the informal sector was impacted, but that's the only thing we talk about. A lot of people who were self-employed and a lot of employers were also impacted. And so, yes, the informal sector was impacted, but it's the people who were self-employed and the employers in various categories, they also experienced a loss of income. So I feel like excellent source of data that was collected by PBS, important policy implications. बहुत आपने डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें कही और इस पे काफ़ी सारी मेरे खुद के सवाल हैं. पहले तो आ जाते हैं 3 मिलियन जॉब्स जो नहीं आई वापसी मईशत में. हम तो टीवी पे सुन रहे थे, चाहे वो कामरान खान हो, चाहे हुकूमती वज़रा हो, चाहे कोई और हो, कि इकॉनमी मईशत जो है वो बड़ी तेज़ी से रिकवर कर रही है. हालांकि स्टेट बैंक के अपने डेटा के मुताबिक भी इकनॉमिक रिकवरी हुई, लेकिन जॉब्स वापस नहीं आए. लेकिन ये कहना कि जैसे पहले कुछ महीनों पहले टेलीविजन पे हेडलाइंस चल रही थी कि फैसलाबाद में या कहीं और जो है वो फैक्ट्री वर्कर्स को वर्कर्स नहीं मिल रहे, वो एक गलत बात थी. 30 लाख लोग पाकिस्तान में, आप जो डेटा जब कलेक्ट किया गया उस वक्त नौकरी की तलाश में थे और उनको नहीं मिली. और उसकी दूसरी इम्प्लीकेशन जो आपने कही कि हमें जो सपोर्ट है एम्प्लॉयर्स को जो दी जा रही है उसको जॉब से टाई अप करना ज़रूरी है, क्योंकि अगेन हमने देखा कि रिकॉर्ड प्रॉफिट्स आने लग गए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, सेल्स रेवेन्यू ग्रोथ होने लग गई, लेकिन नौकरियां वापस अभी तक नहीं आई और उसका एक बहुत इम्पैक्ट हो सकता है गहरा. क्या ये कहना भी एक सही होगा इस हिसाब से, क्योंकि अगर 30 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिली और अब एक और वेव आ रही है कि पाकिस्तान की मईशत जो कंजम्पशन पे चलती है, अगर हमने इस चीज़ को स्ट्रक्चरली डील नहीं किया और ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बन गई, तो एक तरह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है पाकिस्तान की वो स्ट्रक्चरली एक ड्रैग उसके ऊपर पड़ेगा. क्या ये कहना ठीक होगा? हाँ जी, उसके अंदर सबसे पहले तो आई विल वांट टू हाईलाइट कि जो डेटा है ये अक्टूबर नवंबर की बात कर रहा है, तो उसके बाद हमने और लॉकडाउन देखी है सेकंड वेव में नवंबर और दिसंबर में, उसका इम्पैक्ट कैप्चर नहीं कर रहा. इट्स पॉसिबल दैट दिस नंबर हैज इंक्रीज्ड and then the third wave has had an even bigger impact, not only in terms of the number of people who may have been out of the workplace, but there is a much larger number of people who are now in hospitals. First wave के अंदर तकरीबन 3,300 लोग at one point critically ill थे, उस पर हमारी पीक हुई थी in terms of those who are ventilators. इस वक्त for the third wave we are at 4,200 almost, and with a 5,000 daily increase in cases, we are at a much worse position than we were in the first wave. और इसका क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, इसमें जो लॉकडाउन हमने किए उसका क्या इम्पैक्ट है, कौन सा सेक्टर ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, कम हुआ है, दिस मे हैव टोटली चेंज दिस नंबर, एडेड टू इट एंड स्लोड डाउन द रिकवरी. सो ये वाला इम्पैक्ट इसके अंदर कैप्चर नहीं हो रहा.
उसके अलावा दूसरी चीज़ इस वक्त हो रही है पाकिस्तान में वैक्सीन रोल आउट आपका बहुत ज़्यादा स्लो. IMF and all other international organizations are talking about a vaccine drive-led recovery and a vaccine drive-led growth, um, because that is going to have significant impact as to which economy does how in the coming future. And so अगर आप IMF के जो projected numbers हैं वो देखें तो पाकिस्तान की जो growth वो इस साल और अगले साल predict कर रहे हैं, that's much less than the growth that they're predicting for India, Bangladesh and other countries, in spite of the fact that India is now experiencing a much worse wave, third wave. And so एक तो उसके अंदर this is because of the fact कि जो हमारी जो structural reasons हैं we have not addressed that. The pandemic has added to that, and our ability to respond to that quickly, there is not confidence on that in the international market. And then just जो अब उन्होंने numbers revise किए हैं, एक पहले उन्होंने जनवरी में अक्टूबर में पिछले साल रिलीज किए, फिर जनवरी में किए और अब किए. And there has been a considerable difference in those numbers for Pakistan and for India. For India, they have revised their projections and now they're projecting a much faster growth for India in spite of what pandemic did to the country. I think last year their growth experienced a much bigger dip than it did for Pakistan. And so this is something we really need to be concerned about. Okay, what are the underlying causes? How do we address that? How do we create new programs? So while we talk of these problems, I think we should also look at these from an opportunity lens. कि अब अगर हमने इन problems को address कर दिया, given कि there's an urgency and everyone's talking about it, this is an opportunity for us to deal with these effectively. And we cannot let this window go by in terms of, okay, what do we do with the social protection program? How do we address structural unemployment in the country? How do we set up better health systems? Because Pakistan में जो impact आता है वो आपकी increased mortality या death rate से नहीं आता, like you see in Iran. आपके पास impact आता है when your hospitals start filling up and then you don't have capacity, you run out of oxygen, ventilators, hospital beds, which the numbers are not looking good as far as third wave is concerned right now. So take this as an opportunity to address these structural problems. Ask yourselves, what is exacerbating the problem right now? What is the underlying cause? All too often, we are just treating the symptoms of the problem. Okay, this is a problem, let's just treat the symptom, and then the problem resurfaces 2 or 3 months later with an increased vengeance. And so it's about time that we use the data. Yes, we have a data-led focus, credit to the government and that, they've collected a lot of data. They're using the data much better now than they were a year ago, at least as far as the health indicators are concerned. They're tracking better indicators. They're also reviewing them on a daily basis. Surge capacity उन्होंने build की हुई है. They move resources where there is a need. So keep building on that. Use this as an opportunity. Build on that momentum. Build better data systems, not only in health, also in social protection, also in economy. What sectors need your support more? What are the sectors that cannot work from home? Pandemic is not going to be a one-time thing. Everyone around the world is predicting that these shocks will now keep coming and the world needs to be better prepared. So we not only need to be prepared for a post-pandemic economy, we need to prepare an economy in a way that is resilient to pandemics. Come what may, जिस तरह का है आपकी health system है, आपकी local vaccine capacity आपने develop करनी है, आपने अपना health system develop करना है, data systems better develop करने हैं. Whenever there's a pandemic, what is going to be the response for large-scale manufacturing? What is going to be the response for small and medium enterprises? What is going to be the response for each one of these sectors in the economy? किसको हमने subsidize करना है, किसको नहीं करना? How are we going to? What is going to be our strategy for trade in such time periods? Right now, we saw कि पिछले साल जो the top 5 countries that we export to, they were really badly hit, and hence our exports also took a dip. And so then we need a strategy for recovery and for a post-pandemic, post-COVID world, but then we also need a strategy for economy that will be resilient for pandemics. I think that's very, very critical going forward. And that's only going to happen if, जैसे आपने कहा कि हम structural problems को address करें, हम underlying causes को address करें,
that may require a long-term approach. We need to take that long-term approach. While of course आपको daily firefighting भी करनी होती है, that needs to happen. You can't just let go of the daily indicators and say कि नहीं हम service पे focus करेंगे. Yes, the firefighting is going to be there, the daily response is going to be there, but that has to be coupled with a long-term approach. And we need to be doing that. So एक तरह से अगर मैं एनालॉजी यूज करूं कि एक जलजला आता है और जलजले के बाद काफी बिल्डिंगें गिर जाती हैं, तो आपने पहले तो उस रबल को साफ करना है, लोगों की जिनकी जान बच सकती है वो बचे, जिनका नुकसान हुआ है उनका नुकसान पूरा किया जाए। ये शॉर्ट टर्म फायर फाइटिंग है। लेकिन फिर जब आप बिल्डिंग्स वापस बना रहे हैं, घर वापस बना रहे हैं, तो आपने एक नई डिजाइन के साथ बनाना है ताकि अगली दफा अगर जलजला आए तो उतना ज्यादा इम्पैक्ट ना हो जितना पिछली दफा हुआ। कुछ डिजाइन फ्लॉस थे, कोई कोताही की मटेरियल्स के अंदर वगैरह वगैरह। तो दो तरह के ऑप्शंस और दो तरह की स्ट्रैटेजीज यूज होती हैं। एक स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली आपने शुरू में कहा कि एहसास प्रोग्राम को बढ़ाने की जरूरत है। आई फुली एग्री, हुकूमत ने जो रोल आउट किया एहसास का वाज वंडरफुल। आई थिंक साउथ एशिया के अंदर अगर देखा जाए इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड द स्पीड ऑफ द रोल आउट, इट वाज द बेस्ट रिस्पॉन्स, एटलीस्ट इन माई ओपिनियन। अदर्स में डिसएग्री, बट आई लुक्ड एट द डेटा इन इंडिया के अंदर या बांग्लादेश के अंदर इतनी तेजी से रोल आउट नहीं हुआ था जितना पाकिस्तान में किया गया। लेकिन अमाउंट बढ़ाने की जरूरत है, राइट? और मैं इसके अंदर आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा। अमाउंट दो तरह से बढ़ना चाहिए। वन तो ये है कि जैसे आपने कहा कि 60% अगर हाउस होल्ड्स पे इम्पैक्ट हुआ, उनकी इनकम कम हुई, और अगर 20% को आप सिर्फ दे सके सपोर्ट, तो 40% बीच में है जो गैप के अंदर आए, उनको पूरा करने की जरूरत है। लेकिन उसके साथ साथ महंगाई पाकिस्तान में बढ़ती रही। मैं इंडिया और पाकिस्तान के नंबर्स कंपेयर कर रहा था कि पैंडेमिक के अंदर फूड इन्फ्लेशन पाकिस्तान के अंदर 2 गुना ज्यादा रही इंडिया भारत के मुकाबले में। तो इन्फ्लेशन अगर जैसे आपने शुरू में कहा कि फार्म के अंदर इम्पैक्ट नहीं हुआ, ना इनकम कम हुई, इनकम थोड़ी सी कम हुई, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी, तो खाना पीना क्यों महंगा हो गया पाकिस्तान के अंदर? इसकी कोई आपके पास डेटा है या कोई असेसमेंट है कि ये एक अजीब सी बात है कि फार्मर्स तो अपनी काम करते रहे, खाना वो गंदम वगैरह बनाते रहे, लेकिन पाकिस्तान में खाने पीने की अशिया की महंगाई बढ़ती रही इन अ पेंडेमिक? That is one thing that I've been looking at very, very closely. And iske, I think there are multiple reasons that go beyond the pandemic as well. एक तो हमारी सबसे पहले there is mismanagement at various levels. If you just look at the supply chain from the farm all the way up to the markets, to the wholesale markets, and then कि आपकी जो supply chain किस तरह manage हो रही है, how is it being priced at various points, who is looking at the total produce, who is looking at the demand, total demand, and then जो country में total policy making हो रही है कि आपने इसकी import export allow करनी है नहीं करनी, that is also totally and completely mismanaged. पहले आप उसकी export allow कर देते हैं because you want to show an increase in the exports, then you realize, oh no, there's been a local shortage, the prices shoot through the roof, and then you're like, okay, let's import it back, a lower quality product at a higher price that further damages the prices in the local market. बीच में सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक्सपोर्ट के साथ साथ फिर स्मगलिंग भी होती रहती है। That's true. That's true. That's true. And so I think एक तो just to increase the export numbers, to respond to the media or to give everyone a momentary relief कि oh हमने इतने आलू export कर दिए, इतने हमने ये export कर दिया. I think you need to look beyond just managing your image in the public, and the policies need to be better managed based on the data. And जो चीज तो public eye में आती है उसके ऊपर, I mean, at least there's seemingly an action. But the structural problems of the supply chain, who is buying the produce, how is the transportation happening when the rural areas are the main producers? For a couple of months last year, the inflation was higher in rural areas. And why is that? Because the produce was being routed to the cities and then was being routed back to the rural areas. And so I was also looking into the price commodities in various districts and for each commodity as well. And so all that speaks to is policy mismanagement at the district level. There are no local governments. Policy mismanagement at the federal level, at the provincial level. I mean, wheat or sugar की तो I mean उसकी तो पूरी आपकी रिपोर्ट बनी है, और उस रिपोर्ट को काफी डिटेल में दी है, बहुत लोगों ने इस पे डिटेल में लिखा हुआ भी है. But then there are also commodities like potato, tomatoes, onion that the economy needs.
एंड उसके अंदर भी पहले आप एक्सपोर्ट अलाउ कर देते हैं, जब लोकल शॉर्टेज होती है प्राइसेस शूट टू द रूफ, देन यू कम बैक एंड से ओ लेट्स इंपोर्ट. जब आपने पिछले साल वीट इंपोर्ट किया है, so it was being imported from destination, so it was very poor quality product that was being imported and supplied back to the market. And for wheat and other commodities, we've had to import commodities that we've never had to import. And uske andar, I think there's some very interesting work that has also been done as to uh, why the supply chain needs to be managed. The timeliness of these actions is really important. There's Dr. Seher Asad at LUMS. She's done some excellent work on this. I think there's also a need to learn from the local work and the local research that's been produced, and then take action on that. It's not that this data is not there. Agricultural produce का data बहुत detail में collect होता है. AMIS पे सारा data is also displayed, available to the public. PBS पे some numbers are also there. If this data is being collected, it's collected on a daily basis. कि इस जगह इतना एग्रीकल्चरल लैंड था, उसकी इतनी प्रोड्यूस की, इस डेट को इस महीने में इतनी प्रोड्यूस हुई. इट्स ट्रैकिंग ऑल द टाइम फ्रेंड्स. Make use of that data. Why are you not using that data? You don't need to send an additional task force or your tiger force or whatever you call it back to collect more, to randomly and rather in a very haphazard way collect what you're saying data. You don't need to do that. You already have that. AMIS pe hai, PBS pe hai, all those sources are collecting with a lot of detail. My own students have been working on that. So make use of that data. The fixes are there. It's very easy to do. You need to go beyond just responding to what's being picked up by the media and the Tiger Force, I personally think, is a very bad idea. I don't know what they achieved. I don't know what their intended impact was. And so we need to go beyond what our own whims and wishes and actually look at the policy in a systemic way. What is the problem? What is the data saying about the context of the problem? What is the data saying about the underlying cause? Implement a solution. If that solution doesn't work, learn from it and quickly iterate. So you need to act, learn, and then learn and act. So this needs to be an iterative policy cycle, and it has to be quick. I think I really don't see any reason why we can't do this. We just need to have the right people and the right place. And a lot of times, even जब हम एक well-intentioned policy बनाते हैं, तो that fails in its implementation. And so we really need to think through the implementation of all these policies. A couple of years back, I did some work on teacher rationalization and recruitment. So the reason I'm bringing this up because that's a very interesting case. Rationalization policy Pakistan में कई दफा बन चुकी है कि आपने टीचर्स को पोस्ट करना है at locations not just in Lahore, Karachi, Islamabad, but also in districts further away from the bigger districts. And so everyone's put all their intellectual energies together in crafting excellent policies. You've had experts from World Bank, UNDP, you have local experts, you have everyone's put together multiple policies, and on paper they're excellent policies. The reason they fail is because nobody has thought through the implementation. So I did a very rigorous field exercise throughout Punjab, and I went to a bunch of schools, and I went to district monitoring officers. I met them. I met EDOs, education district officers, and मैंने कहा क्यों नहीं काम करती? जब ये पॉलिसी बन के आई है आपके पास, तो फिर आपने इसे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया? तो वन कमेंट आई गॉट वाज ये तो हमें समझ ही नहीं आई. ये तो इतना ये तो हमने ये जो नंबर्स थे ये किसी ने हमें बैठ के समझाए नहीं. That was one common comment. The second common comment I got was from the clerk in the EDO's office कि हाँ ये आई थी लेकिन हमने तो वही किया जो हम पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं. जो हमारा क्राइटेरिया बना हुआ है और जो लिस्ट बनी हुई है वही हमने फोटोकॉपी की और वो हमने आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दी. This is, and so I think for every policy, you're talking about pandemic response, you're talking about inflation, we actually also need to see it all the way through and think about the implementation and where does it falter and why does it falter. Isi tarah, I've also done a lot of work with public colleges and public finance, and so हमने कहा कि okay, let's sorry, this is going on a tangent, but I think this has important implications for how no, it's fine. This is interesting.
Yeah, so uske andar, so we were working with multiple departments, and we were working with higher education, and agriculture and communication and works and health. So each one of these departments has its own political economy, which was on its own. I mean, there can be a much longer discussion on that. But just to give you an idea, we said let's make the bureaucrats more efficient. तो हम एक काम ये करते हैं कि उनके बजट्स टाइम पे रिलीज नहीं होते, तो लेट्स वर्क विद द डिपार्टमेंट to get their budgets released on time, क्योंकि जब budgets time पे release नहीं होते, payment delay हो जाती है, जो vendor है वो charges double कर देता है, and then that costs the exchequer a lot of money. So simple सी बात है, budgets time पे release करवा देते हैं, we will sit down with the department and we'll get the budgets released. हमने कहा ठीक है, आप ऐसा करें, आप हमें budgets अपने बना के दें. Now that we did not realize was going to be a tall ask for a lot of people, especially the person who's responsible for doing this is the headmaster, is the in charge of the public colleges, is the headmaster, the principal, whoever that person is. And हमने कहा आप ऐसे करें, budget बना के भेज दें. Now their financial literacy, or the financial literacy of the people in their office, was extremely poor. एक तो पहले उन्हें बजट बनाना नहीं आ रहा था, फिर हमने कहा ठीक है हम आपके लिए वर्कशॉप कर लेते हैं, आप वर्कशॉप में आए. उसके अंदर भी हैड ऑल द इंसेंटिव्स के आप आए, हम आपको सिखाते हैं कि बजट कैसे बनाना है. क्यों उन्होंने तो अपना एक फॉर्म फिल करके भेजना होता है, और हमने कहा पता तो लगे कि फॉर्म फिल कैसे करते हैं, व्हाट इज इट, हाउ इज इट दैट दे आर डूइंग दिस. And so they had lunch with us. Apparently they listened to, और वो गए वापस, कहते नहीं हमें तो फिर भी समझ नहीं. मैंने कहा ठीक है, तो अब हमें ये बताएं, तो फिर जब आप ये बजट सबमिट करते हैं गवर्नमेंट को, वो कहाँ से आता है? तो वो कहते हैं गवाल मंडी में एक फोटो कॉपियर है, वो हमें जो पिछले साल का बजट है XYZ स्कूल का, वो फोटो कॉपी करके दे देता है. उससे ये होता है कि एक स्कूल जिसकी लाइब्रेरी है उसका भी उतना ही बजट है, और जिस स्कूल ने लाइब्रेरी बनानी है उसका भी उतना ही बजट है. And so when you actually start getting into financial efficiency and money and where is money being lost, I mean, you run into extremely easy to solve problems. And this is just one of the many things we ran into. And they're like, नहीं हम तो वो बस करके दे देते हैं, और फिर हम ये आगे, and then it's all done manually, it's all done on papers. उसको कोई tabulate भी नहीं करता, और फिर जहाँ पे जाके वो आगे सबमिट होना होता है, वो या ये कर सकते हैं कि वो जो नया उनके पास डॉक्यूमेंट आया वो देख के वो नहीं हो सकते, पिछले साल के बजट पे 10% इंक्रीमेंट लगाते और आगे भेजते. तो जाए के स्कूल की नीड्स चेंज हुई हैं, नहीं हुई, यू नीड समथिंग न्यू, यू डोंट नीड समथिंग न्यू. That's how they're going to do it. And so I think based on this, go ahead. And so there are easy fixes in the system. And हम आरतीयों की बात करते हैं एग्रीकल्चर में कि that's a mafia. I think the district accounts offices are also a mafia. They hold on to funds, they don't release funds without a bribe. Everyone is aware of that. That's put as negotiation costs in the national exchequer. Every bill has a percentage that is built into that as a bribe for these officers. And so it requires very simple technological solutions. आप सब कुछ automate कर दें, आप ही नहीं कर सकते. आप वो budgets ये कर दें कि all they need to do is fill up a performer that gets automated at the head office. They will not be able to do what they're doing right now. And these technological solutions, you don't even need to build. They're out there in the market. And so you just need to adapt them to your local system. And so we also did that, provided them with some technical solutions. But once you get into why don't things work, you need to think about and go all the way down. That's why I'm talking about the supply chain, the implementation. How will it be implemented? Who will implement it? Who will sign off on these documents? Who will send X, Y, and Z letter, because their entire economy runs on letters. Email, so email print करके वो file में लाते हैं. And so when we were working with the government, we had to maintain our own project file, because the number of times our project file got lost in the department was just not funny anymore. And so follow the complete process, think through all the details, and you will be able to figure out why things don't work in Pakistan. I think आप जब this was fascinating by the way, जब आप ये describe करनी थी तो मेरे जहन में 2-3 चीजें खुद ही घूमने शुरू हो गई. एक तो ये थी कि
रिसेंटली आई थिंक बिजनेस रिकॉर्डर में आदिल मंसूर ने आर्टिकल लिखा, आई थिंक कुछ महीने हो गए उसको अब, बट उसने बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी डिस्क्रिपेंसी निकाली कि पंजाब के अंदर जो है वो आटा गंदम से सस्ता पर किलो प्राइस है उसकी, और हर मार्केट या हर शहर जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो डेटा दे रहा है, वो हर शहर के अंदर उसी कीमत पे आटा मिल रहा है। और फिर उसने आर्टिकल लिखा कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब कैसे फीजिबल है कि आटा गंदम से सस्ता है, और चलो अगर मान भी लिया कि सस्ता है तो हर शहर के अंदर कैसे एक ही कीमत पे मिल रहा है। तो ये फजिंग ऑफ डेटा, उसको ट्रैक ट्रेस करना, उसका इम्पैक्ट जो है वो मेजर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट्स अ क्वेश्चन राइट, कि क्या ये तो नहीं कि ऊपर से प्रेशर आया कि हेडलाइन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो उन्होंने नंबर्स लिखना शुरू कर दिया और कॉपी पेस्ट कर दिया कि जी इसको इस पे रख दो ताकि परसेंटेज जो है कोर या हेडलाइन इन्फ्लेशन की वो उससे आगे ना बढ़े। दूसरी चीज ये कि हम और ज़्यादातर पॉलिसी कॉन्वर्जेशन में रह जाते हैं, बट एज यू एक्सप्लेन विद योर पॉइंट्स के एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर काफ़ी सारे अलग तरह के पॉलिटिकल इकोनॉमी के इश्यूज हैं, लोगों ने अपने एक माफियाज बनाए हुए हैं या पावर सेंटर्स बनाए हुए हैं, उसको डील करना बहुत ज़रूरी है। और एक तरह से कैपेसिटी हॉलो आउट हो गई है पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के अंदर, अगर आप उस कैपेसिटी को रीबिल्ड नहीं करेंगे। और बहुत सिंपल तरह की चीज़ें राइट, जैसे आपने कहा कि फाइलें बना के रखनी पड़ती हैं, फोटो कॉपीज वगैरह। अभी वजीर आजम ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान का वो कस्टम्स के अंदर एक रिफॉर्म एक्ट आया, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द एक्ट, आई वाज लुकिंग फॉर इट, आई कुडंट फाइंड इट ऑन गूगल, देन आई आस्क्ड फॉर इट ऑन ट्विटर। किसी ने शेयर किया कि जी सेनेट की वेबसाइट पे, मैंने उसको खोला तो फौरन पता लग गया कि गूगल पे क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि वो प्रिंटेड डिजिटल डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके स्कैन करके फिर उसकी पीडीएफ लगाई गई थी, यानी कि इट वाज नॉट बीइंग पिक्ड अप बाय सर्च इंजन्स हु कुड फिगर आउट that I am looking for this act. Here is the act on the Senate website. But again, it's like कि क्यों आपने उसको प्रिंट करके पीडीएफ किया, मतलब अजीब सी बड़ी बात है कि डिजिटल डॉक्यूमेंट है, आपने उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लिखा है, उसको आप पीडीएफ करके डायरेक्ट ही लगा दें। तो आई थिंक ये कैपेसिटी इश्यूज जो है बहुत जरूरी हैं। गोइंग बैक टू द सर्वे एंड द इम्पैक्ट ऑफ द पेंडेमिक, इट्स माई लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई लेट यू गो। आपने कहा कि एहसास के अंदर हुकूमत ने काफ़ी अच्छा काम किया, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। फ्रॉम योर परस्पेक्टिव, अभी तीसरी वेव तो चल रही है, वी डोंट नो उसका इम्पैक्ट क्या है, बट वी काइंड ऑफ नो कि किस तरफ चीज़ें जा रही हैं। तो बजट आने वाला है, व्हाट आर योर रिकमेंडेशंस आफ्टर एनालाइजिंग दिस डेटा, कि हुकूमत को किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए ताकि नॉट ओनली द टॉप लाइन इम्पैक्ट ऑन पीपल, महंगाई की वजह से, जॉबलेसनेस की वजह से जो हुआ है, उसके साथ साथ इकोनॉमी भी सस्टेनेबली ग्रो की जाए, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी तो है, एग्री विथ यू कि क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी। तो व्हाट वुड यू रेकमेंड इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी एक्शंस दैट दे शुड कंसिडर टेकिंग? Yeah, yeah, no, that's, I think, yeah, that's a really good question. And one that I've also been discussing in a lot of detail with my economics of pandemic class. They all created pandemic preparedness plans that we went to and forth. And so there's been a lot of thinking going on in that in the policymakers, in the policy circles, as well as the economists, etc. And so I'm going to start off with the SAS program. I think this is an excellent program. We need to build upon the opportunity to expand the coverage, update our national socio-economic registry. क्योंकि पिछले साल जब ये pandemic हिट हुआ और आपने roll out करना था, जो आपके पास एक registry है of people that wasn't updated, and that you don't only need to do that through the traditional sources. Use non-traditional data sources. So बांग्लादेश में उन्होंने mobile credit use करके लोगों को identify किया. So use call data records, use mobile credit, use other non-data sources, but triangulate your data. So also going back to your point about Adil Mansoor's article, you have multiple data sources. You have the conventional data sources, you have the non-conventional data sources. So use both, triangulate your data. You don't need to wait for the next census. You have nightlight data, you have call data records. Use those and make an estimate of the numbers in each district. And there are systemic efforts doing this underway. Make use of that efforts. The second thing is build your data systems now. And then, that's more of a, in a way, it may also sound as naive, but the policy really needs to be data. And at the risk of being cliched, it really needs to be data driven in every sector. Whether that's agriculture, if the data is being collected, make use of that data in the policy.
Only a pandemic or COVID does not need a coordinated data center. Every sector of the economy needs a coordinated data center. And so use this opportunity to set those systems up, use that data, build that capacity. It's very easy to do that. Some of your departments are doing that. Every department can do that. Also use this opportunity to set up your digital infrastructure. Everything cannot be provided by the private sector. You need to set up and enhance your digital infrastructure so that your schools and universities and colleges are better prepared to go online. Whenever such an opportunity comes, more and more people can work from home. More and more organizations can take their operation. उसके अंदर सब कुछ private sector नहीं कर सकता. To some extent, this infrastructure has to be subsidized by the government. It has to take on the job of building that infrastructure. Then going on to the most neglected sector, the health sector, now that everyone's attention is on it, we've never really thought about the health system in a way that we're doing right now. So think about your hospitals, tehsil hospitals. Think about your district hospitals. Who are manning those hospitals? How many beds are there? What is the maternal mortality rate in each district? What facilities are you giving, not just for COVID, but for all, across all diseases and to the common man in the country, not just the elite in the districts. And then, of course, the most important thing right now is the vaccine rollout. अभी तो हमने we need to find ways to beef up the supply, increase the uptake, increase the speed. But at the same time, we also need to protect our healthcare workers. Right now, 15,500 healthcare workers to date have been infected. And they're increasingly being infected even after the vaccine was opened up for the healthcare workers. And so if they're not taking up the vaccine, that needs to be addressed on a priority basis. And the other issues with the healthcare workers not being vaccinated, it is a priority issue. It is having an impact. So that needs to be taken care of. Your SME policy needs to be data iterative. Your policy with the large scale manufacturing sector needs to be SME policy आपकी पिछले साल बहुत late जाके finalize हुई है, उस पर कोई agreement हुई है. And you still don't see what is the impact of that policy, how has it played out. And so we don't only want to be talking about large scale manufacturing or the export-oriented industries or the import-oriented industries if we are to truly build the domestic productivity. So Arthur Mia really stresses this point about domestic productivity, but at the same time, he also talks about human capital development. That is your key to taking your country where it should be. Yeah, I think human capital or SME, I think हम काफी दफा इसको इग्नोर कर देते हैं. SME, the example I frequently use now है कि अगर आप assume करें पाकिस्तान में 5 मिलियन SMEs हैं और आप उनको empower करके सिर्फ इतना empower कर दें कि हर SME एक साल के अंदर एक और job create कर दे, तो 10 मिलियन jobs जो हैं आपने automatically create कर दी. It's a huge impact, right? And it's cross-cutting. It's from Karachi to Khyber, literally, right? तो हम उसको भूल जाते हैं, हम large scale पे अटक जाते हैं. And of course, human capital, I mean, Pakistan has a education crisis कि आपके यहाँ अगर youth literacy कोई 60-70% पे hover कर रही है, about 50% for women, youth literacy measured as कि क्या एक 16 साल का लड़का या लड़की अपना एक sentence लिख सकती है पूरा, तो बार भी काफी लो है, उसको हाई करते हैं तो और बुरे हालात हैं. तो अगर 21वीं सदी में एक मुल्क के 4 out of 10, 5 out of 10 youth is illiterate, तो हालात तो कभी बेहतर नहीं हो सकते. तो I fully agree with you. Before I let you go, this was fascinating, wonderful discussion. Thank you for sharing the data and the analysis that you and the rest of your team have done. I get this question all the time. I try not to forget it. So if you could recommend 2 or 3 books for our listeners, anything that has deeply influenced you or you think that is a must read, would love to hear your thoughts on that. Yeah, so I read all kinds of material, but one thing that I recommend a lot to people is because, and that is proven very useful for my work with the policymakers as well as in other settings, is a series of books by Ronald Heifetz. So the Art of Adaptive Leadership, The Line of Fire, and so the 3 books on adaptive leadership by Ronald Heifetz, I think they're a must read. They focus on and define the concept of adaptive leadership and how you don't need to be
how we don't really, how every problem does not really have a technical solution, and you need to be adaptive about it. आप सेक्रेटेरिएट में जाएं, जो सेक्रेटरी आपकी बात नहीं सुन रहा, so you need to find other people who will listen to you. Everything does not have a technical solution. Technically उन्होंने आपको लिख के no कर दिया, but there have to be other ways around it. Because I remember once we went to the secretary, one of the secretary's office, और वो आगे से हमें कहते हैं आप हम पे experiment करिए, because in their world everything that they're doing is perfect. And so in an ecosystem like that, you really need to be adaptive. So I really like the work by Ronald Heifetz, and I think all of us can use that a lot. The second thing I think it's important to get inspired early. And so I would also recommend everyone that we engage with the research that's being produced on Pakistan. So Asim Khwaja and his co-authors have an excellent paper on glass walls. That's the work being, that's called, titled Glass Walls, being done in southern Punjab. And that has very important implications for women empowerment and other policies in the country. Tahir Andrabi has written an excellent paper following the earthquake that shook Pakistan a couple of years ago, that has important implications for the education sector. And what can we learn from it for COVID? Then Mushfiq, who's at Yale, has done excellent work in this COVID on how migration patterns need to be studied and how seasonal poverty needs to be studied. So in addition to the pandemic, we also need to be aware in South Asia of the seasonal poverty and how that will impact. And then, of course, the work that I was leading, that is in which Oriana Bendiara, Adnan Khan, Michael Best were the PIs, and that's the work on public procurement in Pakistan. And so I recommended a book, some papers, some blogs I usually follow, End Poverty in South Asia, Brookings. There's another book, that's another one. I'm sorry, this is a slightly longer list than you usually get. It's fine. Is Nudge by Richard Thaler. How do you nudge people? And so, because these are the kind of, I think, skills, no matter what profession you are in, they're really, really helpful. I always learn from, say, Babar Ali, so learning from others, which is his book, and I think that really leaves you inspired. He just goes on talking so casually about, oh, I built in Nestle, oh, I built Nestle, oh, the next thing I did was that. Or the next thing, I mean, they're huge, life-changing projects. And the way and the approach he takes, I think, can inspire a lot. Thank you for that extensive list. I will actually ping you later to get all of them because I was furiously writing down. I may have missed some, but again, thank you so much for taking out the time, Maha. This was a wonderful conversation. Keep up the excellent work, the excellent data that you keep putting out. Keep it coming. And thank you again for joining us here today. Thank you so much. It was wonderful speaking to you. And I really very keenly follow your blog. And I recommend everyone should also follow that and keep reading your blog as well. That's an excellent source. Absolutely. Thank you so much. Thank you. Khuda Hafiz. Take care.